स्मृति ईरानी जी इस वक्त जुड़ रही हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर बेबाक अंदाज में वो भी अपनी बात को रखती हैं। स्मृति जी, अब देखिए मामला तो फंसता हुआ लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लोकसभा में इसको पास कराना मुश्किल हो जाएगा। आपको चाहिए तो 360 वोट पक्ष में, जो मौजूदा अभी नंबर है 540 का, 3 वेकेंट है लोकसभा में, और आपके पास कुल एनडीए का 293 है। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप पिछले रास्ते से डीलिमिटेशन करना चाह रहे हैं, आप एडवांटेज बीजेपी, एनडीए और विपक्ष को डिसएडवांटेज में डालने के लिए परिसीमन ऐसे कर रहे हैं सेंसस के बिना। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने जो लक्ष्य संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया है वो लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण त्वरित रूप से अगले लोकसभा चुनाव में हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए। इस संकल्प के साथ इस बिल को प्रस्तुत किया गया है। इस संकल्प में प्रधानमंत्री ने ये निवेदन भी जोड़ा कि हर राजनीतिक पक्ष इसका समर्थन इसलिए करे क्योंकि ये विषय किसी एक राजनीतिक पक्ष का विषय नहीं है, एक राज्य का विषय नहीं है। ये देश भर में जो 460 से मिलियन से ज्यादा महिलाएं वोटर हैं, ये उनकी आकांक्षाओं का विषय है। 500 मिलियन महिलाएं ऐसी हैं जो 15 से लेकर की उम्र तक एक वर्किंग पॉपुलेशन हमारी देश की बनाती हैं। ये उनका मुद्दा है। तो हर राजनीतिक दल आज इस बात की अपील प्रधानमंत्री कर चुके हैं कि महिलाओं की अगर हम इकोनॉमिक भागीदारी देखते हैं, आर्थिक भागीदारी देखते हैं, तो वहां पर महिलाएं कभी नहीं चूकी हैं। जब सामाजिक भागीदारी देखते हैं, सामाजिक योगदान देखते हैं, तो महिलाएं अपने कर्तव्य के निर्वहन से कभी नहीं चूकी हैं। तो क्यों है कि देश का संसद महिलाओं के प्रति जो राजनीतिक एक उनका संकल्प है उसके निर्वहन में संसद क्यों चूके। इसलिए आज उसी उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री ने हर राजनीतिक दल से अपील की है। ये भी कहना अंजना जी सत्य होगा कि पहली जो हमारी लोकसभा थी उसमें लगभग 4% महिलाएं थी, वर्तमान लोकसभा में लगभग 13% महिलाएं हैं। क्या ये राजनीतिक जो हमारी जर्नी है ये पर्याप्त है महिलाओं के लिए? ये सत्य है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ नहीं करेंगे, अगर डिलिमिटेशन नहीं होगा, तो ये त्वरित रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो आज राष्ट्र का हर नागरिक इस बात से स्तब्ध है कि जब ये बिल पारित हो रहा था पहली बार संसद में, तब तो विपक्ष की पार्टियां कह रही थी कि अगले लोकसभा चुनाव में इसको लागू करो। अब जब प्रधानमंत्री जी अगले लोकसभा चुनाव में इसको लागू करना चाहते हैं तो विपक्ष अपना हाथ खींच रही है। तो चित भी मेरी पट भी मेरी राजनीति जो विपक्ष आज कर रही है वो देश की किसी भी महिला वोटर अथवा जो महिला आज संसद की गतिविधियों को देख रही है उसको रास नहीं आ रही है। पर नंबर्स को देखकर ना स्मृति जी, सबके मन में ये भाव आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार ने एक ट्रैप विपक्ष के लिए बिछाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ब्लैंक चेक है क्रेडिट का, आप इसको कैश कराइए, मैं आपके अखबार में फोटो निकलवा दूंगा, आप बस साथ दे दीजिए और इसको किसी तरह से लागू कीजिए, क्योंकि आपको भी देखिए पता है कि जो विपक्ष तो संसद इस पर में अड़ा हुआ है। जो विपक्षीय नेता हेडलाइन हंटिंग करते हैं, प्रधानमंत्री ने उनको निश्चित रूप से ये कहा कि अगर आप इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का ध्येय बिल्कुल स्पष्ट है। वो चाहते हैं कि 33% का जो आरक्षण है वो अगले लोकसभा चुनाव में हम लागू करें। अगर विपक्ष हेडलाइन हंटिंग या फिर कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की राजनीति कर रही है, तो प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से उदारता दिखाते हुए कहा कि आप पूरा का पूरा क्रेडिट ले लीजिए। क्योंकि अंजना जी, आपका इस बात के प्रति भी मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि जब महिला आरक्षण की बात ही शुरू होती है तो विपक्ष बार बार चिल्लाकर ये कहता है, देखिए हमने फलां वक्त में फलां किया, हमने कमीशन में ये बोला, हमने राज्यसभा में फला किया। इससे लक्षण ये नजर आते हैं कि विपक्ष क्रेडिट लेना चाहता है। इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री का अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने कहा भले ले लो क्रेडिट, लेकिन महिलाओं के समर्थन में बिल को पास कराओ। और वो अब भी एक विपक्ष जाल को बिछा रहे हैं क्रेडिट भी आपके ट्रैप लिए। लगता है। विपक्ष को क्रेडिट भी प्रियंका जी ने कहा है आपसे कुछ देर विपक्ष को पहले कि क्रेडिट भी ट्रैप 543 पे लगता ही दे है। दीजिए। देखिए, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादाएं और कॉन्स्टिट्यूशनल जो रियलिटीज हैं उनको ना समझें तो इस प्रकार की टिप्पणी करना बड़ा साधारण है। आज अगर हमको महिला आरक्षण को सही मायने में इम्प्लीमेंट करना है तो ये जो प्रस्ताव सरकार का है वो प्रस्ताव संविधान की मर्यादा में ही प्रस्तावना है। तो इसीलिए ये बचकानी हरकत होगी ये कह के कि बिना डिलिमिटेशन के, बिना रीड्राइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आप आरक्षण लागू कर दो।
फिर पुरुष कहेंगे कि हमारे उस अधिकार का क्या? तो अगर हम वाकई में ट्रांसपेरेंटली रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो सरकार के प्रस्ताव को राजनीतिक दल स्वीकारें। प्लान बी क्या है बीजेपी के पास? आपको क्या लगता है सरकार ने कुछ तो सोचा होगा? क्योंकि विपक्ष अगर इसी तेवर में चलता है तो 293 आपके पास बस वोट्स हैं और ये 2/3 बहुमत जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो प्लान बी क्या होगा अगर आपको वाकई ईमानदारी से 2029 में इसको लागू करना है? सरकार अपनी ईमानदारी से 2029 में 229 में इस बिल आज संसद में दिखी है और सरकार की प्रधानमंत्री की अपनी ये भूमिका भी आपने संसद में देखी कि उनको विश्वास है कि देश में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो महिलाओं के खिलाफ खड़ा होगा। प्रधानमंत्री के भाषण की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करती हूं। उन्होंने पूरा कहा कि जब ये बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहली बार पारित हुआ तो इसको सर्वसम्मति से पारित हम्म। किया हर राजनीतिक दल ने। इसलिए इस पर ना कोई छीटाकशी हुई, ना किसी को क्रेडिट डिसक्रेडिट की राजनीति करने का मौका मिला। संसद एक स्वर में बोला। इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी पुनः कहते हैं कि इस स्वर में बोलो कि हम वाकई में इस आरक्षण के मुद्दे पर अडिग हैं और हम 33% का आरक्षण का ये जो दायित्व है, ये जो महिलाओं का अधिकार है, उसके निर्वहन के चलते हम 2029 में इसको लागू कराना चाहते हैं। अब ऐसे में प्लान भी तो आप तब बनाएंगे ना जब कोई विपक्षी नेता खड़े होकर सरेआम ये स्वीकार कर ले कि मैं महिला विरोधी हूं। तो आज पूरे देश की नजर संसद पे टिकी है ये देखने के लिए कि वो कौन राजनीतिक दल या कौन सा राजनीतिक नेता है जो महिलाओं के अधिकार के खिलाफ संसद में बोलेगा और महिला आरक्षण त्वरित रूप से लागू हो उसके सामने वो गतिरोध पैदा करेगा। आखिरी के 2 सवाल हैं, जल्दी-जल्दी पूछ लेती हूँ। एक तो देखिए डिलिमिटेशन पर ही विपक्ष घेर रहा है ज़्यादातर। उनका कहना है कि आपने कास्ट सेंसस से आप लोग भागते हैं, सरकार भागती है, जिसमें गृहमंत्री ने कहा भी कि घरों के बाहर में थोड़ी जाती है, अभी तो घरों के साथ शुरुआत हुई है, सेंसस शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सेंसस में देरी एक बड़ी वजह है? क्योंकि अगर सेंसस ही हो जाए फिर डिलिमिटेशन तो ये तो पहले ही बिल में था। ये जो सेंसस से इसको डीलिंक किया गया है कि सीधा डिलिमिटेशन करेंगे, इसी को लेकर पूरा बवाल है। और दूसरा, अखिलेश यादव ने रोटेशन पर भी नाराजगी जाहिर की है। वो ये कह रहे हैं कि रोटेशन जो आप कह रहे हैं कि भाई ये सीट के बाद अगली सीट ऐसे आप करेंगे, अलग-अलग सीटों पर देंगे, तो जिनकी वो पारंपरिक सीट है उनका क्या होगा? देखिए, एक तो राजनीति परंपरागत राजनीति के अगर मुद्दों से जुड़ी हो और घरेलू राजनीति तक सीमित हो तो उससे राष्ट्र का कभी कल्याण नहीं होगा। आज प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया है सदन के पटल पर किसी भी राज्य किसी भी समुदाय के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। जो संसदीय और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन नहीं होगा। और हम सब जानते हैं अंजना जी कि सदन के पटल पर जब एक मत होकर सरकार आश्वस्त करता है तो सदन सरकार के आश्वासन की पूर्ति करने के लिए लामबंद रहता है। यह हमारा संसदीय इतिहास है और ये नरेंद्र मोदी का अपना इतिहास है। गृह मंत्री अमित शाह का अपना इतिहास है कि अगर वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर कोई अश्योरेंस देते हैं तो उस अश्योरेंस को पूरा करते हैं, गंभीरता से अपनी राजनीति करते हैं। जहां तक बात आई सेंसस से डीलिंक करने की अंजना जी, ये सेंसस से टोटली डीलिंक्ड प्रतिक्रिया नहीं है। 2011 सेंसस की बात, ये मुद्दा सरकार ने स्वयं जनता के सम्मुख और संसद के सम्मुख रखा है। इसलिए ये धारणा पैदा करना कि सेंसस से टोटली डीलिंक्ड है, ये धारणा ही अपने आप में गलत है। अश्योरेंस आश्वासन सरकार सदन में दे चुकी है। बिल राष्ट्र के सम्मुख सदन के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि आपस की परंपरागत राजनीतिक दूरियों से उभरकर देश की महिला के लिए एक स्वर में इसे दोनों सदनों में पारित किया जाए। गृह मंत्री चाहे वो कास्ट सेंसस हो या ओवरऑल सेंसस हो, इस पे हुँ। अपना आश्वासन दे चुके हैं। एक आखिरी सवाल, ताबड़तोड़ प्रचार आप कर रही हैं अलग-अलग राज्यों में, खास तौर पर पश्चिम बंगाल में हमने आपका बांग्ला भी सुना। अ, अब इसको सीधे इलेक्शन से जोड़ा जा रहा है कि विशेष सत्र 29 और 23 को वोटिंग होनी है पश्चिम बंगाल में और अभी ये विशेष सत्र बुलाकर मतलब आप सोच लीजिए कि 23 तारीख में कितना बचा है, 3 और इधर 4 दिन, 7 दिन बचा है। 7 दिन पहले ये करके आप पॉलिटिकल गेन राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं।
देखिए अंजना जी, 2 मुद्दे हैं। एक, हमारे देश का ये स्वभाव रहा है, हमारे डेमोक्रेसी का ये स्वभाव रहा है कि हर 1-2 महीने में देश के किसी न किसी भूभाग में चुनाव होता है। तो ऐसा कौन-सा भूभाग है, जो चुनाव से आगामी 5 वर्ष तक रिक्त रहे? ऐसी कौन-सी राजनीतिक दिनचर्या है, जिसमें विपक्ष की पार्टी एक स्वर में बोले कि आज का दिन सही है? ऐसा तो संभव नहीं, क्योंकि विपक्ष किसी भी मुद्दे पे एक स्वर पे कभी बोलती नहीं। लेकिन उससे भी ज़्यादा हम्म। विशेष बात, अगर आपको लगता है और प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने ये कहा है कि इसका चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा चुनाव में इतना अहम है, प्रश्न तो ये उठता है कि बंगाल में वर्तमान में एक महिला मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें तो बढ़-चढ़ के इसका साथ देना हम्म। चाहिए। चलिए ठीक है, यहीं तो पर इस मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत का अंत सरकार करते हैं। ने बहुत बहुत स्पष्ट कह धन्यवाद। दिया। जी जी, पूरी कर लें, पूरी कर लें। हाँ, पूरी कर लें, अपनी बात पूरी कर लें। मुझे मुझे लगता है लगा था सरकार कनेक्शन ने कट रहा है स्पष्ट एक्चुअली कर बीच बीच में। दिया, बोलिए स्मृति जी, पूरी। हर राजनीतिक दल को वो हम्म। महिला आरक्षण के साथ हैं या खिलाफ हैं। सदन की जितनी भी आज चर्चाएं चल रही है, देश के हर नागरिक की नजर उस पे गड़ी हुई है। अगर महिला के सम्मान में वो इजाफा करना चाहते हैं, पॉलिटिकल इक्विटी इंश्योर करना चाहते हैं, तो वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की अपील को अपनाएंगे, स्वीकारेंगे। अगर नहीं, तो ऐसे नेताओं का पर्दाफाश होगा देश की जनता के सामने। स्मृति ईरानी जी, आप आज तक पर आई और हर सवाल का आपने जवाब दिया। मुझे पता चला है कि आप मुंबई में हैं और आपने व्यस्त टाइम में से आपने इस पर बातचीत की। धन्यवाद आपका।